इस संकट से उबरने के लिए सरकार के पास एक और चीज आ जाती है, ध्रुवीकरण। मैं आज उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हर ध्रुवीकरण मौलिक समस्याओं को चादर से ढकने का काम करता है। ऊपर संपत्ति बन रही है, नीचे संपत्ति घट रही है, समृद्धि शून्य होती जा रही है। मैं सफलता को दंडित करने की बात नहीं कर रहा कि अमीरों को उनकी अमीरी का दंड मिले, बस अमीरों को यह कहा जाए कि इन्हीं संसाधनों से तुम्हारी अमीरी हासिल हुई है, और अगर तुम्हारी अमीरी इससे हासिल हुई है तो इस संसाधन के सभी भागीदारों के साथ थोड़ा थोड़ा तो बांटो। आम आदमी आज भी कतार में खड़ा है, राशन के लिए, इलाज के लिए और काम की प्रतीक्षा में। इस बजट में आंकड़े बोलते हैं, अनुभव नहीं। माननीय श्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। बजट की इस चर्चा पर एक बुनियादी प्रश्न उठाने से पूर्व कोलकाता से प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अखबार ने मुझसे एक लेख मांगा कि बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं, और मैंने लिखा कि बजट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अंडर आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1 तारीख को आर्टिकल छपा सुबह और 1 तारीख को ही बजट आना था, तो मुझे लगा कि कहीं माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने अगर तमाम उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो मेरे आलेख की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा आलेख आज भी प्रासंगिक रहा, क्योंकि उत्तर उन्होंने दिया उन प्रश्नों के नहीं जो मैंने उठाए थे। मेरा पहला प्रश्न माननीय सभापति महोदय कि अर्थव्यवस्था किसके लिए होती है, ये हमें सोचना होगा। खेत खलिहान, फैक्ट्री, स्कूलों, निर्माण स्थलों पे, हॉस्पिटल्स में काम करने वालों के लिए, या एक बिल्कुल ऐसे प्रभु वर्ग के लिए जिनसे हमारी कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी भागीदारी बाकियों की भागीदारी के बराबर हो। माननीय सभापति महोदय, पिछले 1 दशक से एक गहरा विरोधाभास हम देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था कहते हैं तेजी से बढ़ रही है, भारत निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, जबकि करोड़ों युवा रोजगार से बाहर हैं। वास्तविक आय ठहरी हुई है, और औपनिवेशिक शासनकाल के बाद आय की असमानता, आंकड़ों की, मैं सिर्फ ऑक्सफैम डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, आय की असमानता हमें ज्वालामुखी की ओर ले जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं होता है, एक नैतिक वक्तव्य होता है, और हमने इसको एक वित्तीय दस्तावेज में तब्दील करके इसकी इतिश्री कर ली है। आज भी बेरोजगारी देश की सबसे गंभीर समस्या है। मुझे स्मरण है माननीय प्रधानमंत्री जी और कई लोग युवा लाभांश की बात कर रहे थे। आज वो युवा लाभांश लायबिलिटी में तब्दील होता जा रहा है, और हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। मैं एमएसएमई वगैरह क्षेत्र की तो बात ना करूं, जो शॉक एब्जॉर्बर हो सकते हैं, लेकिन हम इतने शॉक बिना एब्जॉर्बर के दे रहे हैं कि उनके लिए उठना मुश्किल है। माननीय उपसभापति महोदय, इस संकट से उबरने के लिए सरकार के पास एक और चीज आ जाती है, ध्रुवीकरण। मैं आज उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हर ध्रुवीकरण मौलिक समस्याओं को चादर से ढकने का काम करता है। ये भारत जैसे प्रगतिशील देश के लिए उचित नहीं है। कमाल की व्यवस्था हम देख रहे हैं, ऊपर संपत्ति बन रही है, नीचे संपत्ति घट रही है, समृद्धि शून्य होती जा रही है। मैं दोबारा कहता हूं, सिर्फ ऑक्सफैम की रिपोर्ट नहीं, आप अपनी गणना करवा लीजिए। देखिए उपसभापति महोदय, जब मैंने आर्टिकल 39 की बात कही तो उसके पीछे उद्देश्य है कि आर्टिकल 39 को मद्देनजर रख करके अगर हमारे बजट की प्रस्तावना होगी तो हमारा बजट समावेशी होगा, अन्यथा समृद्धि के 5 टापुओं की गाथा को हम देश की गाथा बताते रहेंगे, जो उचित नहीं है। ये बेईमानी है, ये अन्याय है। माननीय सभापति महोदय, अगर आर्टिकल 39 के नजर से देखें तो रोजगार के बिना विकास एक भ्रम सा है। अभी हाल के दिनों में माननीय उपसभापति महोदय, गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात हुई। ज़्विगाटो नाम की एक फिल्म है, नंदिता दास ने बनाई है। मैं उस फिल्म के स्पेशल स्क्रीनिंग में था और उसी वक्त
ये किताबें भी रिलीज हुई, ये रिपोर्ट है सर, जन पहल की ओर से। उस फिल्म को मैंने देखा और उस फिल्म को देखने के बाद कल मैंने एक रिव्यू भी लिखा। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, हमें मानना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये तत्व बढ़ते जा रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी कहां है सर? पूरे देश में हड़ताल हुआ, कहा गया 10 मिनट डिलीवरी इज इनह्यूमन, अब इस पे रोक लगा रहे हैं सर। कागजों में रोक लग गया, कागजों के बाहर बदस्तूर जारी है, क्योंकि उनको लगता है कि ये ऐप बेस्ड, जो अगर मैंने रिव्यू में लिखा था कि अगर आज मार्क्स होते ना तो कहते एलिनेशन का चरम है, जहां आप पार्टनर कह करके उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शोषण कर रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपसे कहूं कि प्रगतिशील कराधान पर हम बात नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं प्रगतिशील कराधान, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करता हूं तो मैं सफलता को दंडित करने की बात नहीं कर रहा कि अमीरों को उनकी अमीरी का दंड मिले। बस अमीरों को यह कहा जाए कि इन्हीं संसाधनों से तुम्हारी अमीरी हासिल हुई है, और अगर तुम्हारी अमीरी इससे हासिल हुई है तो इस संसाधन के सभी भागीदारों के साथ थोड़ा थोड़ा तो बांटो। अगर उसको नहीं बांट रहे हैं तो ये इस तरह का पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, पिरामिड का, जहां बेस ही एक दिन गायब हो जाएगा। माननीय उपसभापति महोदय, विकास को केवल जीडीपी की दर से नहीं आंका जा सकता। मैं आज बिहार की बात नहीं करूंगा, मेरे बाकी साथी करेंगे। बिहार क्या फिर 2030 में विमर्श में आएगा जब अगला चुनाव होगा? विशेष राज्य का दर्जा, हमारे कई साथी यहां बैठे हुए हैं, दिल पे हाथ रखिए, आप भी कहिएगा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जब वक्त थोड़ा बुरा होता है तो वक्त भी गुजरता है और वक्त के बीच से हम भी गुजर जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब मैं कहता हूं कि अत्यधिक असमानता सामाजिक विश्वास, भरोसे को खत्म करती है, ज्वालामुखी की ओर ले जाती है, लेकिन हमारे पास दूसरा विकल्प है, अगेन अंडर आर्टिकल 39, और वो विकल्प है माननीय सभापति महोदय, न्याय के साथ विकास। एक आखिरी, इन दिनों कविताओं का मौसम है, मैंने एक छोटी सी कविता, साहिर लुधियानवी तो हूं नहीं, बस छोटी सी, सर 30 सेकंड में खत्म हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, फिर एक बजट प्रस्तुत किया गया, कागजों पर संयत, सदन में उम्मीद की भाषा, कहा गया आम आदमी का बजट है, और मैं आमो खास में परेशान हूं। लेकिन आम आदमी आज भी कतार में खड़ा है, राशन के लिए, इलाज के लिए और काम की प्रतीक्षा में। इस बजट में आंकड़े बोलते हैं, अनुभव नहीं। धन्यवाद। पर यह नहीं बताया गया देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर यह नहीं बताया गया यह प्रगति किसे साथ ले जा रही है और किसे बहुत पीछे छोड़ रही है। सर, एक अबोध बालक की जिद समझिए, बस 20 सेकंड। चंद बड़े घरानों के बढ़ते मुनाफे राष्ट्रीय उपलब्धि, जबकि किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं की जिंदगियां संरचनात्मक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों को वित्तीय अनुशासन और धैर्य का एक और साल। माननीय सभापति महोदय, यह केवल एक बजट नहीं, एक राजनीतिक फैसला है कि नीति किसके लिए बनेगी और किससे कहा जाएगा कि चुपचाप 1 साल और इंतजार करो। आपने 20 सेकंड, जय हिंद सर। 2 मिनट लगभग हो गए। धन्यवाद।